नरेंद्र मोदी जी खुद डरे हुए हैं या दूसरे को डराने का काम कर रहे हैं? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं और इस सवाल के पीछे तर्क क्या है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल के अंदर भारत जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, ये मेरी गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब इसको लेकर के कल तो मैंने आपको खबर बताई थी, लेकिन आज इस खबर के मैं आपको दो पहलू समझाता हूं। एक है इसका राजनीतिक पहलू इस खबर का, और दूसरा है आर्थिक पहलू। राजनीतिक पहलू यह है कि मोदी जी को आज खुद अपने ही पार्टी के अंदर से चुनौती मिल रही है, और मोदी जी को आज विपक्ष जो कि इंडिया के रूप में एकजुट हो गया है, उससे चुनौती मिल रही है। अब आप कहेंगे कि अपनी पार्टी के अंदर से कौन चुनौती दे रहा है और विपक्ष की चुनौती क्या है, तो वो राजनीतिक पहलू मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, और पार्टी के अंदर से कौन कौन से चेहरे जो मोदी के सामने खड़े हो गए हैं उसको भी समझिएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि जो लोग उछलेंगे कि देखो भाई, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात यह है कि मोदी ने यह कह दिया है कि हम जो है 2014 के अंदर, जब मैं सत्ता में आया 2014 में, तो 10वीं जो है वो इकोनॉमी थी हम, और 2000 जो है 19 में जब सत्ता में दोबारा आए तो 5वीं इकोनॉमी थे, और अब 2024 में फिर से आएंगे तो देश को जो तीसरी इकोनॉमी बना देंगे। तो मुद्दे की बात करो। जो भक्त इस बात को कहेंगे कि मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात यह है कि मोदी ने जो है वो इकोनॉमी तीसरी पहुंचा दी है या पहुंचा देंगे। तो इसका आर्थिक पहलू क्या है उसको जरा समझिए, डिटेल से समझिए, और मैं आपको आंकड़े के साथ में जो है मैं आपको समझाता हूं। और आप देखिए, चीन कहां पर था 2004 में, हम कहां पर थे 2004 में, अमेरिका कहां था 2004 में, 2014 तक वो कहां पर पहुंचे, 2023 तक वो कहां पर पहुंचे, और 2027 में वो कहां पर पहुंच जाएंगे, और किसकी रैंक तब क्या थी अब क्या है, ये चीज डिटेल से समझिए आप। और मोदी जो आज बोल रहे हैं कि मेरी तीसरी बार सरकार आएगी तो उस सरकार के अंदर मैं देश को तीसरी इकोनॉमी बना दूंगा, तो इसमें केवल और केवल मोदी का हाथ है या पहले की सरकारों का भी कोई योगदान है? इस चीज को आप गहराई से समझिए, और इस चीज को जब आप गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनमोहन सिंह के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर मोदी इमारत खड़ी कर रहे हैं या ये खुद से नींव खोद करके इमारत जो है इन्होंने खड़ी की है, ये समझ में आएगा। देखिए, यहां पर कुछ आंकड़े हैं, थोड़ा सा जो है वो आंकड़े मैंने कई बार बताया आपको बोरिंग करने वाले होते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ी कोशिश कीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में इसको समझा पाऊं। देखिए, आंकड़े हमारे पास में 2004 के, 2014, 2023, 2027, और रैंक 2004 में 14 में क्या थी और 2027 में क्या हो जाएगी, ये तीन चार चीजें हमारे पास में है। अब इसमें देखिए कि इंडिया जो है तीसरे नंबर पर आपको यहां पर दिख रहा है, लेकिन ये कब दिख रहा है? ये आपको 2027 में दिख रहा है। 2027 के आते आते हम तीसरे नंबर तक जा सकते हैं, और ये किसने कहा है? ये आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा है अभी जो है वो हम 5वें नंबर पर हैं, और अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो यूएस डॉलर में जो है ये दिखाया गया है। ये जो जितने आंकड़े आप देख रहे हैं ये यूएस डॉलर के अंदर है। हमारी जो अभी की इकोनॉमी है वो 3,737 बिलियन डॉलर है, और हमसे ऊपर कौन है? हमसे ऊपर जो जर्मनी है जो 4,309 बिलियन डॉलर है, और उससे ऊपर तीसरे नंबर पर जापान है इस वक्त में, जिसकी जो इकोनॉमी है वो 4,410 डॉलर है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है। लेकिन जरा आंकड़े को आप 2004 से समझने की कोशिश करिए। 2004 में क्या था हमारे पास में? 2004 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 722 बिलियन डॉलर की थी। अब मैं बिलियन डॉलर नहीं बोलूंगा, मैं केवल ये बताऊंगा 722 रुपए, ताकि आपको समझ में आए। तो बिलियन डॉलर बोलूंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं रुपए में समझाता हूं आपको। ये आंकड़े यही रहेंगे, रुपए में केवल आपको बोलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, ये जो आंकड़ा है हमारे पास में जो ये 722 रुपए जो है वो 2004 में थे। ऐसे मान करके चलिए कि आपकी तनख्वाह 2022 के अंदर जो है 2004 के अंदर 722 रुपए थी। अब वो तनख्वाह 2014 के आते आते बढ़ जाती है 2,039 रुपए,
यानी मनमोहन सिंह की जब सरकार आई यहां पर 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, तब आपकी तनख्वाह थी 700 रुपए। और आपकी तनख्वाह जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार जाते जाते, तब तक उनकी सरकार रहते रहते उन्होंने आपकी तनख्वाह करवा दी 2039 रुपए। यानी आपकी तनख्वाह के अंदर जो है वो यहां पर 722 से जो है ये यहां पर जो है वो देखें तो 722 से और ये 2039 करीब करीब जो है वो आपको 1300 रुपए जो है वो मान करके चलिए, राउंड फिगर में मैं ले रहा हूं, 1300 रुपए आपकी तनख्वाह में जो है वो मनमोहन के टाइम पर बढ़ोतरी हो गई। अब जब मोदी की सरकार आई 2014 के अंदर, और 2014 में जब मोदी की सरकार आती है और 2023 में जो है वो आपकी तनख्वाह हो जाती है 3737 रुपए। ये यहां पर जो है आपकी जो तनख्वाह थी 722, फिर बढ़ करके 2039 और अब हो गई 3737। यानी ये जो अंतर रहा ये कितना रहा, ये अंतर रहा करीब करीब जो है वो मान करके चलिए 1700 रुपए। मतलब कि मनमोहन सिंह के टाइम पर आपकी तनख्वाह जो है वो 1300 रुपए और ज्यादा बढ़ गई। 700 रुपए थी, 700 रुपए से बढ़ करके 2039 हो गई, 1300 रुपए आपकी तनख्वाह बढ़ी। अब उसके बाद में मोदी के टाइम पर जो तनख्वाह बढ़ी वो 1700 रुपए बढ़ी। अब उसके बाद में ये जो तनख्वाह है आपकी, ये समझ लीजिए, ये तनख्वाह 3737 रुपए जो 2023 में आज की तारीख में है, ये 2027 के आते आते जो है वो आपकी तनख्वाह हो जाएगी 5153 रुपए। यानी ये तनख्वाह जो है वो फिर आपकी यहां पर ये 10-10 साल के अंदर थी, ये भी जो है वो 10 साल के अंदर हुआ, ये 9 साल के अंदर हुआ, और ये जो है वो आपका ये यहां से 3700 और 51 1400 रुपए, 1400 रुपए हुआ। ये 1400 रुपए जो है वो आपकी तनख्वाह यहां पर जो है ये 4 साल के अंदर हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है जरा समझेंगे आप। देखिए चीन जो है वो 2004 में 1949 पर था, और चीन ने छलांग लगाई कितनी, 10,524, और उसके बाद में चीन ने फिर छलांग लगाई ये 2023 के आते आते 19,374, और उसके बाद में फिर ये 25,722। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी है, ये यहां पर आप समझिए यहां पर इसको, कि एक आदमी है, उसको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके उस आदमी को नौकरी पर लगा दिया, और उस आदमी के प्रमोशन पर प्रमोशन होते जा रहे हैं। वो आदमी जो है वो अफसर रैंक पर जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी सैलरी बढ़ती जा रही है। इसको आप इस तरह से समझिए। मनमोहन सिंह के टाइम पर देखिए, आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि 1 लाख रुपए कमाने में शुरुआत में टाइम लगता है। शुरुआत में 1 लाख रुपए जो है आपको कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपकी तनख्वाह जो है वो मान लीजिए कि 5-7 हजार रुपए है आपकी तनख्वाह है, और 5-7 हजार रुपए में से जो है वो आपका घर का खर्चा 2,500-3 हजार रुपए जो वही लग जाता है। 2-2.5 हजार रुपए जो आप कमा पाते हैं, 2-2.5 हजार रुपए आप महीने के कमाएंगे तो जोड़ते 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 वो आपको 1 लाख रुपए शुरुआत का कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 लाख कमा लेंगे तो 1 लाख का तो उधर से ब्याज आएगा, और जैसे ही आपकी जो है आपकी जो सैलरी बढ़ेगी, उसके बाद में जो आपका बचत करने का जो पैसा है वो भी बढ़ता चला जाएगा, और आप जो है वो 1 लाख से 2 लाख कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख, फिर जो है वो डबल डबल होता चला जाता है। और इसी तरह से आप देखिए कि पहले के 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह के टाइम पर जो रेट हुआ है यहां पर जो बढ़ा है वो 1300 रुपए बढ़ा है, जबकि इनके 9 साल में वो 1700 रुपए बढ़ा। और अब जाकर के जब वो पूरी इकोनॉमी जो है बूम पर चल रही है, तब जाकर के वो बढ़ता है 1400 रुपए। तो ये प्लेटफॉर्म कहां पर किसका दिया हुआ है, इस चीज को जरा आप समझिए कि प्लेटफॉर्म जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है। और ये मनमोहन सिंह को भी ऐसा नहीं कि केवल जो है मनमोहन सिंह ने सब कुछ जो है वो गड्ढे से निकाल करके दे दिया पूरा, जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल वो 722 जो है वो मनमोहन सिंह अपने घर से लेकर के आए थे, ऐसा भी नहीं। उनको भी पहले की सरकारों का रहा। लेकिन एक चीज ये आती है कि, और इस बात को केवल मैं नहीं कह रहा हूं, जितने भी जो है वो आर्थिक जगत के जो जानकार लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। इन्होंने भले ही मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर जो है वो
2G, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, ये तमाम तरह के आरोप लगाए। लेकिन जो आर्थिक जगत के जो वरिष्ठ जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने एक बेस तैयार कर दिया था। जैसे मनरेगा की स्कीम से गांव के लोगों में जो है वो पैसा डाल करके लेकर के आए। मोदी साहब जो पहले मनरेगा को और उनको जी भर करके कोसते थे, फिर उसके बाद में अब मोदी जी को पता चला तो मनरेगा जैसी स्कीम के अंदर पैसा डालना पड़ता है मोदी जी को, और पैसा जितना मनमोहन सिंह डाल रहे थे उससे ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उसका दायरा बढ़ गया। अब वो मनरेगा पहले इतने लोगों को जो रोजगार दे रहा था, अब वो इतने लोगों को रोजगार दे रहा है। तो वो एक स्कीम जो मनमोहन सिंह लेकर के आए, उस स्कीम का फायदा जो है वो फिर अब तब ये विपक्ष में थे, तब इनको लगता था, तब तो ये आधार कार्ड को भी यही बोलते थे, जीएसटी को भी यही बोलते थे, एफडीआई को भी यही बोलते थे, फिर सब चीजों पर यू टर्न लेते चले गए। लेकिन अब जो चीजें समझने वाली हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम पर 2008 के अंदर, 2008 के अंदर अगर अब मोदी के समय पर कोरोना आया है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो मनमोहन सिंह के टाइम पर 2008 में भी पूरी दुनिया में मंदी आई थी, लेकिन भारत में मंदी छू नहीं पाई थी। क्यों? क्योंकि भारत का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसमें जो है वो भारत एक तो कृषि प्रधान देश है, एक तो भारत के पास में बेनिफिट ये है। और आपने देखा होगा कि जब मोदी के समय पर जीडीपी जो है वो हर सेक्टर में डाउन चली गई थी, माइनस में चली गई थी, लेकिन एक ही सेक्टर ऐसा था, एक ही सेक्टर ऐसा था, एग्रीकल्चर का सेक्टर, जिसकी ग्रोथ रेट जो है प्लस में चल रही थी, बाकी सब माइनस में चला गया था। क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, सारे दफ्तर बंद हो चुके थे, सारे मील कारखाने सब कुछ बंद हो चुका था, लेकिन खेत चल रहा था, किसान चल रहा था, और खेत और किसान ने ही मोदी सरकार को बचा करके रखा, देश को बचा करके रखा, और वो सेक्टर जो है प्लस में रहा। तो ये एक तो हमारे पास में बेनिफिट जो है वो इंडिया के पास में, भारत के पास में ये है कि हम कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए जो है वो हमारे पास में दुनिया भर में भी अगर मंदी आती है, सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, सारे सॉफ्टवेयर सब कुछ अगर डाउन में चले जाते हैं, तो भी हमारा एक सेक्टर ऐसा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि उस सेक्टर के लिए, एमएसपी के लिए, उस सेक्टर के लोगों के लिए, किसानों के लिए वो कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने उनके लिए जुमलेबाजी हुई है, कितना उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, वो आपने देखा है। खैर उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। तो ये चीज जो है वो आप समझिए कि कितना जो है वो किसके टाइम पर ग्रोथ हुआ, कितना किसके टाइम पर ग्रोथ नहीं हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि जो मोदी आज बात कह रहे हैं, मोदी ने अपनी तरफ से नहीं कहा है, या मोदी नहीं कह रहे हैं, ये आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है। और ये आईएमएफ की रिपोर्ट जो है वो साल दर साल जो है वो तमाम तरह के जो डाटा है उसको इकट्ठा करती है और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट जो जारी करती है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि ये जो है वो भारत का जो इकोनॉमी है वो बढ़ते हुए 2027 तक जो है 5,153 हो जाएगा। लेकिन अब इस चीज में जो है वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, एक होता है तीसरा नंबर, एक होता है तीसरा नंबर। अब आप कहेंगे दोनों बात तो एक ही है, बिल्कुल दोनों बात एक है, तीसरा और तीसरा दोनों एक ही चीज है। लेकिन समझिए जरा, पहले नंबर पर अमेरिका है, और अमेरिका की जो यहां पर जीडीपी है वो कितनी है, ग्रोथ 31,092 बिलियन डॉलर, 31,000 बिलियन डॉलर है। उसके बाद में चाइना की जो है वो 25,700 बिलियन डॉलर है। और तीसरे नंबर पर अगर हम आ भी जाते हैं तो हमारी जो है वो यहां पर होगी वो 5,000। एक आदमी की तनख्वाह जो है वो आपके दफ्तर के अंदर आप जहां पर भी काम करते हैं उसकी तनख्वाह एक आदमी की 31,000, दूसरे आदमी की 25,000, और तीसरे आदमी की तनख्वाह है वो 5,000। कितना अंतर आप बता दीजिए। और कहां कहां पर उनकी कुर्सियां लगी होंगी और कहां कहां पर वो बैठते होंगे और क्या क्या काम करते होंगे, उनके काम में कितना अंतर होगा। हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे, अच्छी बात है, शुभकामनाएं होंगी, लेकिन कितना काम करना बाकी अभी भी, कितना फासला जो है वो दूसरे नंबर पर तय करना बाकी है, उसको जरा देखिए। और उसके बाद में हमसे जो नीचे जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हमको उनको बहुत ज्यादा पछाड़ रहे हैं, हमसे जो ऊपर है वो तो बहुत ऊपर है, और हमसे जो नीचे जाएंगे, जापान और जर्मनी जो आज हमसे ऊपर है, वो भी हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे पास में ही है। ये आप देखेंगे तो जापान की जो यहां पर इकोनॉमी रहेगी वो 5,077 रहेगी, बहुत ज्यादा कोई अंतर है नहीं। हम जो है 5,153 पर रहेंगे, जापान जो है 5,077 पर रहेगा, और उसके साथ जर्मनी जो है वो 4,947 पर रहेगा। लेकिन एक चीज ये रही कि इनका जो है वो 2014 से लेकर के 2023 में
ये लोग जो है वो बढ़ोतरी कर नहीं पाए, इसलिए जो है इनके चांस कम लग रहे हैं, लेकिन ये अब रिकवरी के मूड में साफ तौर पर दिख रहे हैं। देखिए 2004 में अगर आप जापान को देखेंगे तो 4893 था, और फिर उसके बाद 4897, एक जो है ठहराव आ गया 10 साल तक, जापान वहीं की वहीं जो है ठहर करके रहा। फिर उसके बाद में 2023 तक जो है एक गिरावट आई है, 4010 गिरावट चली गई है, और उसके बाद में फिर बढ़ोतरी रिकवरी पर जो है जापान है। जापान जो है रिकवरी पर है, 4410 से 5077 पर जो है जापान जा रहा है। तो जापान को हम ये मान करके चलें कि जापान खत्म है, ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जापान में किस तरह से काम होता है, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग होता है, वो तो एक अलग चीज है। अब दूसरी चीज जो है जर्मनी को देखें तो जर्मनी 2833 पर है, और जर्मनी ने ग्रोथ की लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, 3890 पर जो है वो जर्मनी पहुंचा, जबकि हम 722 से 2039 पर पहुंच गए हम लोग। और ये फिर उसके बाद में थोड़ी सी ग्रोथ कर पाया, 3890 से 4309 पर गए, हम जो है छलांग लगाई, हमने 2039 से 3737 पर पहुंच गए। और अब जर्मनी जो है वो फिर से रिकवरी के मोड में है, और कम जो है वो रिकवरी है अब भी 4947 है। तो ये सारा गणित है साहब, और ये गणित जो है वो आपको बता रहा है कि पहले नंबर पर कौन कहां है, दूसरे पर कहां है, और तीसरे पर हम अगर आ भी जाते हैं तो हमारे पीछे जो है चौथे और पांचवे पर जो लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं। तो हम कितना खुश हैं इस बात को लेकर के, और कितना जो हमें अभी और काम करने की जरूरत है, या कितना लफाजी करने की जरूरत है, ये सब आपके सामने है। अब देखिए लंबा जो हो जाएगा, ये दो तस्वीरें दिखा करके खत्म करता हूं मैं। आर्थिक जो पहलू था उस खबर का मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब राजनीतिक पहलू देखिए, ये तस्वीर जो है वो अभी की, जब नरेंद्र मोदी जो है वो अपने संसदीय बीजेपी की जो संसदीय बैठक है उसको लेने के लिए जा रहे थे, उस वक्त में फोटो खींची गई। और इस फोटो के अंदर आप क्या देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह वो नरेंद्र मोदी से 2 कदम आगे हैं। ये पैरों को देखिए आप, नरेंद्र मोदी के पैर जो है वो सड़क पर नहीं थे, नरेंद्र मोदी के पैर जो फुटपाथ वाली सड़क होती है वहीं पर थे, और राजनाथ सिंह के पैर जो है वो सड़क पर पहुंच चुके थे। राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी से 2 कदम आगे इस तस्वीर के अंदर जो है वो दिख रहे हैं। दूसरा एक और चेहरा है जो इस तस्वीर में नहीं है, वो है नितिन गडकरी। तो 2 चेहरे तो ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को पार्टी के अंदर चुनौती दे रहे हैं। और यह कहा जाता है कि अगर भाजपा वो कहीं से भी कमजोर हुई, या ऐसी स्थिति में हुई कि गठबंधन करके ही सरकार बन सकती है, तो फटाक से नरेंद्र मोदी का चेहरा नीचे उतारेंगे, और या तो गडकरी का चेहरा दिखा देंगे, या फिर जो है वो राजनाथ का चेहरा दिखा देंगे। क्योंकि मोदी अगर डाउन हो जाते हैं तो मोदी के साथ में कोई नहीं आना चाहेगा, फिर गडकरी के साथ में ही लोग चल सकते हैं, या फिर राजनाथ के साथ लोग चल सकते हैं। तो एक तो मोदी को जो चुनौती है वो पार्टी के अंदर है, दूसरी चुनौती जो है वो ये है, ये 2014 से भी अलग तस्वीर है और 2019 से भी अलग तस्वीर है। आपने जो है वो 2014 के अंदर भी नहीं देखा था, ये सारी पार्टियां जो है वो अलग अलग होकर के लड़ी थी 2014 में, और 2019 में भी ये अलग अलग होकर के लड़े। लेकिन 2024 के अंदर जो है हालात बदल चुके हैं, और 2024 में इंडिया बन गया है, और ये इंडिया जो है वो मोदी जी को कितना जो है उनकी नींद में खलल डाल रहा है, ये तो आपके सामने है। तो बहरहाल 2 बड़ी चीजें हैं जो मोदी को परेशान कर रही है। एक तो आर्थिक पहलू जो मैंने आपको बताया, वो तो आप समझ लीजिए कि वो जो वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा जो चैलेंज है वो घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरीके से। तो बहरहाल बड़ी खबर है, और एक बड़े संदेश के साथ, बड़ी तस्वीर के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं, आपको कितना समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें, मैं भी पढ़ सकूं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।